जब अपन कल की क्लास में अपन ने सारे राउंड फ्लो पढ़ लिए थे, उसके एप्लीकेशन, उसके कंसेप्ट सब पढ़ लिए थे। आज अपन जो चीज शुरू करेंगे उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? वही अपना फिर से रिवीजन वाला फंडा है। पिन टू पिन पढ़ेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, क्या नहीं होता। क्लियर है? तो पिन टू पिन क्या होता है सब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहली लाइन क्या है बेटा? बैठ जा माता, बैठ जा, ध्यान से। सबसे पहली लाइन क्या है बेटा? सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट मस्ट बी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है बेटा? सोल्यूट मस्ट बी, सोल्यूट पक्का नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सोल्यूट क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन में जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आए और क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का लग जाए तो समझ जाओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? जब तक सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नहीं है तब तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, तब तक राउट फ्लो है। तब तक क्या है? क्यों राउट फ्लो में आता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो एक्स ए और एक्स बी का रोल उसी में है, दोनों के दोनों। जब दोनों वोलेटाइल है, जैसे ही आ जाए कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या? प्रॉपर्टीज दोज डिपेंड्स ओवर नंबर ऑफ सोल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल पे। उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट के नंबर पे। किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर, मतलब एक है कि दो है कि तीन है कि चार है। दीज आर फोर टाइप, देयर आर फोर टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितनी तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? चार। इनमें से हम जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन है कि वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिलेटिव लोवरिंग इन है। अब जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उनमें एक चीज मान लो, हम डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेकिन डिफरेंस में हम हमेशा एक चीज रखेंगे, बड़ा माइनस है छोटा, बड़ा माइनस है बड़ा माइनस छोटा। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है अपना रूल। जो बड़ी चीज होगी उसमें से छोटी चीज को माइनस करेंगे, जो बड़ी चीज होगी उसमें से किसको माइनस करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे। ऐसे याद कर लो, याद फिर आगे समझ में आता रहेगा। याद करने से क्या होगा? बात क्लियर है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल का कोई रूल है? चलो जी, तो आरएलवीपी को पढ़ते हैं। आरएलवीपी को पढ़ने के लिए सबसे पहली लाइन क्या है बेटा? उसे समझो। वो क्या है? क्लियरिटी के साथ समझो। बैठ जा बेटा, ढूंढ ले कहीं जगह, टाइम पे आया करो, सीट चाहिए तो। क्लियर है? अब देखो अपन ने क्या किया, अपने पास है सोलवेंट। क्या है बेटा? सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा? बैठ जाना। क्लियर है? तो अपने पास क्या है? सॉल्वेंट। क्या है बेटा? सॉल्वेंट। हमारे पास एक सॉल्वेंट था। क्लियर है? उस सॉल्वेंट के यहाँ पे कुछ नहीं था, प्योर सॉल्वेंट था। तो सिर्फ सॉल्वेंट उड़ेगा बेटा। सिर्फ सॉल्वेंट उड़ेगा तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा? पी नोट है। कितना आएगा? सिर्फ सॉल्वेंट है। क्लियर? तो पी नोट है। इन्हें इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा, आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है? होमोजीनियस होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मतलब सोल्यूट, सोल्यूट सरफेस भी होगा, सोल्यूट अंदर भी होगा, हर जगह होगा। और सोल्यूट जो मैंने डाला उसकी मोल फ्रैक्शन एक्स भी है। कितनी है बेटा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितनी है? एक्स भी। कितनी है? अब आपको पता है सोल्यूट नॉन वोलेटाइल डाला है तो सोल्यूट खुद उड़ेगा क्या? नहीं, खुद तो उड़ेगा। लेकिन जिस जगह को खुद बैठ गया, क्या उस जगह से सॉल्वेंट को उड़ने देगा? जबकि यहां पूरी सरफेस से सॉल्वेंट उड़ रहा था और इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है। अब क्या सरफेस पे से खुद तो उड़ेगा नहीं, लेकिन क्या सॉल्वेंट पहले की कंपैरिजन में कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा? अभी भी उड़ेगा सॉल्वेंट ही। कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा? कम उड़ेगा। तो अब सिंपल सी कहानी, उड़ेगा तो यहां पर भी सॉल्वेंट उड़ेगा, यहां पर भी। यहां अकेला सॉल्वेंट उड़ा था, इसके नाम रख दिया पी नोट है। यहां सॉल्वेंट सॉल्यूशन से उड़ा, इसलिए उसकी प्रेशर का नाम क्या रख दिया? पी सॉल्यूशन। उड़ा तो सॉल्वेंट ही है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब पी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पी उड़ेगा तो अभी भी सॉल्वेंट ही। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हुआ? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पीएस है, क्योंकि उड़ तो अभी भी सॉल्वेंट रहा, सॉल्यूट तो उड़ ही नहीं रहा। सॉल्यूट तो उड़ी। बस हमने हमारे समझने के लिए, अगर मैं दोनों को सॉल्वेंट का प्रेशर बोलूंगा तो समस्या हो जाएगी ना अपने समझने के लिए, तो हमने हमारे समझने के लिए कह दिया ये तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और ये वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम। क्यों कम होगा? क्योंकि पहले जितना उड़ रहा था उससे कम उड़ेगा। पहले जितना उड़ रहा था उससे क्या उड़ेगा?
पहले जितना उड़ रहा था उससे क्या उड़ेगा, कम, तो वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी, वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी। इसी को बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन है। तो क्या सबको एक टर्म समझ में आई, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन है, लोवरिंग इन है, लोवरिंग इन है वेपर प्रेशर। क्या बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट समझो, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या, तो मैंने अभी आपको सिखाया था ज्यादा माइनस है कम, ज्यादा माइनस है, तो बताओ ज्यादा किसका है, किसका है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा। कैसे कह सकते हो, क्योंकि इसे नाम से पता है, वेपर प्रेशर में कमी, वेपर प्रेशर में तो सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में कमी, कमी मतलब सॉल्यूशन का कम, सॉल्वेंट का ज्यादा, और रूल हमारा क्या है, ज्यादा माइनस है कम। हमें तो डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस है। अब मुझे बताओ जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा क्या उतना पीएच कम आएगा, तो जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा सॉल्वेंट उतना कम उड़ेगा, जितना सॉल्वेंट कम उड़ेगा पीएच उतना ही क्या आएगा, छोटा, और पीएच उतना क्या आएगा, और पीएच जितना छोटा आएगा आर जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर उतना बढ़ाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, देखिए यही तो मैंने कहा था सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मैं जितना ज्यादा सोल्यूट का नंबर डालूंगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया कवर होगा, जितना सरफेस एरिया कवर होगा पी सॉल्यूशन उतना ही कम आएगा, उतना लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा। हमारी बात में तो सोल्यूट डालने से एलवीपी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कि सर बढ़ रहा है मतलब कि कमी जो है वो बढ़ रही है, पहले जो कमी थी वो जितनी थी उससे ज्यादा कमी आएगी, ज्यादा। तो अपन बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी हुई, लेकिन अगर आप जितना सोल्यूट डालोगे तो कमी बढ़ेगी, कमी मतलब वो डिफरेंस बढ़ रहा है, कमी बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, बच्चा के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर वेपर प्रेशर घट रहा है और आप कहते हो कमी बढ़ रही है, मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है, क्या है बेटा, डिफरेंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या समझ में आया बेटा, सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का प्रेशर तो घट रहा है, सॉल्यूशन का प्रेशर तो, लेकिन जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, इसलिए से बोलते हैं इंक्रीज इन लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इंक्रीज इन लोवरिंग इन, तो इंक्रीज इन लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब ये नहीं हुआ पी सॉल्यूशन घट इंक्रीज हो रहा है, पी सॉल्यूशन घट रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या बात समझ में है बेटा। तो जब क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूछे, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूछे, तो ऐसे ही करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है, इस फॉर्मूला क्या करना है, जो भी फॉर्मूला भी बताएंगे, तो हर क्वेश्चन को समझना है, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दे, क्या डाल दे, और कहे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बताओ, कुछ भी पूछे तो अपने को इसी कंसेप्ट पे आना आरएलवीपी में। सबसे पहले आपको पता है कि पी सॉल्यूशन जो होता है वो होता है पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, क्या इसमें किसी को कोई दो राय है, ये हमने राउल्ट्स लॉ से पढ़ा था। अब राउल्ट्स लॉ तो हमने पढ़ा था, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, कैसा है बेटा, पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो उड़ता उड़ता नहीं है, अगर वो उड़ता नहीं है तो पी नोट बी कितना होगा, जीरो, और अगर पी नोट बी जीरो होगा तो मैं पी नोट बी की जगह क्या रख दूंगा, जीरो, क्या रख दूंगा, और जैसे मैं पी नोट बी की जगह जीरो रखूंगा तो मेरे को पता है पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नोट ए एक्स ए, क्या जाएगा, पी नोट ए। अब पी सॉल्यूशन, अब आपको पता है यहाँ एक्स ए की वैल्यू रख सकते हो आप आराम से, लेकिन जो एक्स ए इस फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन नहीं करना है, रीजन क्योंकि जो एक्स ए होता है ना उसमें एक समस्या हो जाती है, क्योंकि हमें जो एक्स ए वो क्या होगा बेटा, एक्स ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस ए एन बी, एन बी बहुत छोटा होता है, एन बी बहुत है, क्या होता है, बहुत है, और अगर बहुत छोटा होता है तो अगर हमें इग्नोर करना पड़ेगा, और अगर हम इग्नोर करेंगे तो एक्स से वन आएगा, एक्स से वन आएगा इसका मतलब सोल्यूट है ही नहीं, सोल्यूट है तो हमारे लिए बड़ी समस्या है, हमारे लिए क्या बड़ी, या तो पूरा सोल्व करो, एन ए प्लस एन बी का सम करो, फिर एन ए में डिवाइड करो, एन ए में क्या करो, इसकी जगह हम क्या करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेटिव आंसर एकदम परफेक्ट आता है, हम एक्स की जगह वन माइनस एक्स भी लिख देते हैं, क्या इसमें कोई बुराई है, अरे बोलो, एक्स की जगह क्या लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब एक्स बी होता है वो क्या होता है, एन बी एन ए प्लस ए एन बी, अरे बोलो यही होता है। अब आपको दिख जाए कि अगर एन बी बहुत छोटा है, एन बी बहुत है, तो नीचे वाले एन बी को क्या कर दो, इग्नोर, क्या कर दो, क्योंकि हम इग्नोर किस में करते हैं, समीशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करते हैं। तो क्या यहाँ पे मैं इस एन ए प्लस अगर दिख जाए, नहीं दिखे तो मत करना, जैसे मैं कहूँ ये 10 मोल है ये 2 मोल है तो इग्नोर मत करना, लेकिन मैं कहूँ ये 10 मोल है ये 0.02 मोल है तो इग्नोर मार देना, क्या मार देना, तो उससे क्या होगा, आप सीधा एनबी अपॉन एनए लिख के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको हमेशा इसी को सोल्व करना है, इसी को क्या करना है, तो आपके पास क्या है, पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, पी नोट ए एक्स, पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, पी नोट ए, और जो एक्स है उसे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ए, इसमें कोई बुराई है,
के सजेशन में तो कोई बुराई नहीं। हम अब आगे से आप इसी को सोल्व करोगे। अगर आपसे कभी पूछे कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर बताओ, सॉल्वेंट का प्रेशर बताओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद ऐसे आता है पानी का वेपर प्रेशर 720 mmHg था, जब हमने उसमें साल्ट डाला तो बताओ पानी का वेपर प्रेशर कितना है। तो मतलब साल्ट डालने के बाद जो भी सॉल्वेंट का प्रेशर पूछा गया, सॉल्यूशन का प्रेशर पूछा गया, हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। पी नॉट ए 1 माइनस ए, ये है तो ये भी सही, पर ये फिर कैलकुलेटिव तुम फंस जाओगे। कैलकुलेटिव, अरे बोलो, इसमें कैलकुलेटिव तुम आसानी से कर पाओगे। आपकी सर ये कोई रूल्स है? नहीं, कोई रूल्स नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंस की बात है। एक्सपीरियंस की हमने कर करके देखा है, इससे ज्यादा बच्चा खुश रहता है। यहां तक समझ में आया बेटा? पहला पोर्शन इस क्वेश्चन का यहीं खत्म हो जाता है। अगला पोर्शन क्या है कि मैं इसमें पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या आएगा? ये आएगा। अब मैं क्या करूं, इस पी नोट ए को उधर ले जाऊं, पी नोट ए को उधर ले जाऊं, तो उधर ले जाके पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? तो आप सोचो उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा पहले कि सर पहले बनेगा पी सॉल्यूशन माइनस ए पी नोट ए इक्वल टू माइनस पी नोट बी एक्स बी। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यही इक्वेशन आएगी। अरे बोलो, और इसी का तो नाम तुमने कहा था ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस है, इसी को तुमने क्या बोला था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन है। इसका नाम हमने रख दिया डेल्टा पी। क्या रख दिया? तो डेल्टा पी किसके बराबर आ गया? पी नोट ए, पी नोट ए। अब मैं इस पी नोट ए को उधर ले जाके डिवाइड कर दूं, उधर डिवाइड क्या कर दो? अरे बोलो, इस पी नोट ए को उधर डिवाइड कर दो तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? पी नोट ए माइनस ए, पी नोट ए माइनस ए पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, ये आ गया इक्वल टू एक्स बी, इक्वल टू, इस टर्म का नाम इंसानों ने रख दिया आर एल वी पी। क्या रख दिया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन। इस टर्म को एक बार के लिए मैं वाई बोल दूं, क्या बोल दूं? तो वाई इक्वल टू एक्स बी। अगर मैं एक्स बी बदलूंगा तो क्या वाई बदलेगी? और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल क्या होती है? मोल्स के नंबर का रेशियो। मोल क्या है? नंबर ही तो है, तो नंबर का रेशियो तो होगी क्या? नंबर ही होगी। इसलिए हमने कहा ये कैसी प्रॉपर्टी है जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। सोल्यूट के, क्या यहाँ सोलवेंट के नंबर पे कोई डिपेंडेंसी है क्या? ये नहीं सर, सोलवेंट के नंबर पे कोई डिपेंडेंसी, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आर एल वी पी जो है सोलवेंट के, सॉरी नंबर नहीं, सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करते, सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड है। क्या बात सही है क्या? हाँ, सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्या बात सच है? तो सोलवेंट का नेचर है का? फॉर्मल नेचर का मतलब कि सॉल्वेंट की कोई चीज बदल रहा हूँ क्या? मैं कुछ नहीं बदल रहा भाई। वाई मैं इसका नाम आरएलवीपी है, तो आरएलवीपी इक्वल टू एक्स बी। तो नेचर का मतलब सॉल्वेंट का कोई, मैंने कहा पानी यूज किया, कहीं लिखा हुआ है कि पानी यूज किया? क्लियर है? तो अपन ने क्या कहा कि सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, सॉल्वेंट का नेचर का कोई लेना देना। क्या बात में बेटा? सॉल्वेंट का कोई नेचर हो में कोई फर्क पड़ता, जो मर्जी है नेचर लो में कोई लेना देना। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो सॉल्वेंट का नेचर क्या हो गया? कैंसिल। क्या हो गया? अरे बोलो। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आर एल वी पी वो क्या होता है? पी नोट ए माइनस ए पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि आपने इसका नाम आर एल वी पी रखा हुआ है। इसका नाम क्या रखा हुआ है? अब ध्यान से समझना बेटा, यहीं से क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत होती है। पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन ए पी नोट ए इक्वल टू एन, एक्स बी था, एक्स बी को ये लिख लिया बेटा। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, आपको यही फॉर्मूला क्या करना है? यूज, हमेशा इसी फॉर्मूले पे रहना है। हाँ, अब तुम क्वेश्चन करते समय समझदार तो हुई, अगर तुम्हें दिख जाए कि एन एन बी से बहुत बड़ा है, एन एन बी से, तो क्या मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए मैं इसको एन बी अपॉन एन ए लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? एन बी अपॉन ए। अब इससे क्या आ जाएगा? रिलेटिव। क्या एग्जैक्ट आएगा कि अप्रोक्स आएगा? अप्रोक्स आएगा, पर वो अप्रोक्स चलता है, वो अप्रोक्स है, कोई गुना नहीं, कोई गुना। ये बात समझ में आ गई बेटा? पक्का? अब आपको पता है पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन ए एन ए। तो मुझे एक बात बताओ, इस एन बी को क्या लिख सकता हूं मैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकता हूं, देखो ऐसे। और जो एन ए उसको क्या लिख सकता हूं? एन ए किसका मोल है? सोलवेंट का। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? सोलवेंट का वेट अपॉन नीचे मोलर मास था, मोलर मास को ऊपर भेज दिया, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। कोई बुराई है इसमें? देख लो आराम से। एन बी को क्या लिखा? डब्ल्यू बी अपॉन ए एम बी। एन ए को क्या लिखा? डब्ल्यू ए, और एम ए ऊपर भेज दिया, एम ए क्या भेज दिया? ऊपर। और फिर मैंने क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। कैसे करके? कोई बुराई काम किया क्या? अब बुराई का काम नहीं किया तो मुझे बताओ, जिसको ये मैंने लाल लाल गोला सा कर रखा है, इस टर्म का नाम क्या है? मोलिलिटी। क्या है बेटा? तो मैं आर एल वी पी को क्या लिख सकता हूँ? मोलिलिटी
इंटू एम ए डिवाइडेड बाई 1000। अगर मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट मोलिलिटी दी हुई, क्या दी हुई है, मोल फ्रैक्शन दिया ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मोलिलिटी इंटू एम ए अपॉन ए 1000। लेकिन ये मैं कब कर पाया, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट, मतलब मैं जब एनबी को इग्नोर करता हूं तभी तो कर पाया, वरना तो ऐसा सीधा कर ही नहीं सकता था मैं। अरे बोलो, बोलते कहीं नहीं, क्लियर है। तो आगे क्या है, अगर हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट के मोल दिए हो, अगर हमें सॉल्वेंट और मोल दिए हो, तो हम इग्नोर करने के बारे में सोच सकते हैं। हम किसके बारे में सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मोल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, तो आप मोल देख के आराम से सोच सकते हो इग्नोर करना है कि नहीं करना। भाई आपको मैंने सॉल्वेंट के मोल दिए 50, सोल्यूट के मोल दिए 10, तो क्या इग्नोर करोगे क्या। मैंने कहा सॉल्वेंट के मोल 50, सोल्यूट के मोल 0.05, क्या करोगे, इग्नोर। हम करते समीकरण में इग्नोर करोगे, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं करते। तो ये आपकी सोच पर, आपके पास दिए होंगे तो ये तो कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो मैं क्वेश्चन में तुम्हें, अगर क्वेश्चन में पी नोट है और पीएस दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैं पी नोट है और पीएस दूं, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, और सोल्यूट और सोलवेंट के मोल, अगर मैं सोलवेंट के मोल पूछूं, सोलवेंट के क्या पूछूं, मोल बताओ, सोलवेंट के मोल बताओ, सोल्यूट के मोल बताओ, या सोल्यूट के वेट बताओ, सोलवेंट का वेट बताओ, अब इग्नोर कर सकते हो क्या, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि आपको, मैंने एन भी दिया ही नहीं, तो आपको क्या पता इग्नोर छोटा है, बहुत छोटा है कि ज्यादा है, एन भी दिया ही। अगर मैंने सॉल्वेंट का वेट दिया ही नहीं है तो तुम्हें कैसे पता, अगर मैंने सोल्यूट का मोलर मास दिया ही नहीं, तुम्हें क्या पता है छोटा है कि बड़ा। तो अगर क्वेश्चन में पी नोट ए और पीएस दिया हो और सोल्यूट और सोलवेंट के मोल वेट मोलर मास पूछे, तो हमें पता ही नहीं है कि सोल्यूट बहुत छोटा है या नहीं, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम क्या नहीं कर सकते, हमारी बात में हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, अपने पास ऑप्शन ही। और अगर हम इग्नोर नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, जब हमें सॉल्वेंट सोल्यूट के मोल दिए, सॉल्वेंट सोल्यूट के मोल सॉरी पूछे, मोल है कब है, जब पी नोट है और पीएस देके, पी नोट है और या आरएलवीपी देके, कुछ भी देके पूछे, तो इस केस में सबसे पहला काम क्या है, मुझे पता है कि भाई पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एक्सबी, और एक्सबी का फॉर्मूला यही है। अब मैं मैथमेटिकली काम करूंगा, मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। क्या कराऊंगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई को ध्यान से समझो बेटा, कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी नोट ए एन ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पी नोट ए एन बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी सोल्यूशन एन ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी सोल्यूशन ए एन बी इक्वल टू पी नोट ए एन बी। क्या बात समझ में आई बेटा। अब आपको बता, देखो ये भी पी नोट ए एन बी और ये भी पी नोट बी, क्या दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचा क्या, पी नोट ए एन ए माइनस पी सोल्यूशन एन ए, और इस पी सोल्यूशन एन बी को मैंने उधर भेज दिया, यहां से बेटा मैंने एन ए कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, तो क्या है पी नोट ए माइनस ए पी सोल्यूशन एन ए इक्वल टू पी सोल्यूशन ए। अब मैं क्या करूं, इस पी सोल्यूशन को इधर ले आऊं, पी सोल्यूशन को, अरे बोलो, पी सोल्यूशन को इधर ले आऊं, इसे गलत लिख रखा है यहाँ पे पी सोल्यूशन, ये गलती से, ठीक है। तो अगर मैं पी सोल्यूशन को नीचे ले आऊं, क्लियर है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाई पी सोल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एन बी अपॉन ए, और एन बी क्या होता है, वेट अपॉन ए मोलर मास, एन ए क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, ऊपर चला गया, और ये टर्म आ गई, क्या ये टर्म आरएलवीपी है क्या, इस टर्म का नाम आरएलवीपी कि सर कैसे, क्योंकि आरएलवीपी इसका नाम है, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए, ये आरएलवीपी है। ये तो क्या है, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी सोल्यूशन, ये आरएलवीपी नहीं है। ऐसे ही मैथमेटिकल फॉर्म, ऐसे ही, पर इस मैथमेटिकल फॉर्म का एक फायदा है कि सर जैसे समझाओ, ये आरएलवीपी और आरएलवीपी होती है एनबी अपॉन एन ए प्लस ए एनबी, और अगर डाइल्यूट कंडीशन है तो पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन ए पी नोट ए इक्वल टू एनबी अपॉन ए एन ए। ये डाइल्यूट के लिए, किसके लिए है, अरे बोलो, क्या समझ में आया बेटा। लेकिन अगर हम यही चीज कंसंट्रेट के लिए देखें तो पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी सोल्यूशन इक्वल टू एन बी अपॉन ए एन ए, अरे बोलो। और इसकी बात करें अपन तो ये क्या है बेटा, एकदम इसमें ये मैथमेटिकल फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, पर ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। किस काम की आती है, मैं ये क्या काम आती है, ये काम आती है एनबी और एनए को एग्जैक्ट निकालने में। किस एनबी और एनए तो इस फॉर्मूले से भी निकाल लो इग्नोर मार के। मैं इग्नोर क्यों मारू, आपको क्या पता इग्नोर करना है कि नहीं करना, ठीक है सर फिर इससे कर ले, मैं इससे कैलकुलेशन ज्यादा होगी क्योंकि एनए प्लस एन पता नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहुंचोगे तो यही, अरे बोलो
आप यहाँ तो इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको एनबी पता ही नहीं। जब एनबी पूछा तो इग्नोर कैसे कर सकते हो? एनए आपको पूछा, आपको क्या पता छोटा है कि बड़ा है? अरे बोलो। तो जब भी आपसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछे, आप इस टर्म को यूज करो। आपको ये दिए में आप तय कर लो इग्नोर करके, इसमें जाना है कि यही रहना है। लेकिन अगर आपसे पी नोट और पीएस दे, पी नोट और ए, तो फिर और एनबी एनए पूछे तो यहीं पे आ जाओ। तो ये सर याद कैसे रखे? मैं ये याद कर ले, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन ए, पी नोट ए इक्वल टू एनबी अपॉन ए। अगर डाइल्यूट है, क्या है बेटा, और रिलेटिव लोअरिंग पूछा तो एनबी इग्नोर कर दे। एनबी क्या कर दे? समझ में आया? लेकिन अगर हमें एन ए और एनबी पूछे तो पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन, यहाँ पी सोल्यूशन और इधर एनबी अपॉन ए। कि सर ये टर्म एनबी अपॉन एन इसके भी बराबर है और इसके बराबर है, तो सही क्या है? अरे मैं तो, ये तो अजम्पशन है ना, ये तो क्या है? और ये रिलेटिव लोअरिंग भी है, क्या है बेटा? ये रिलेटिव लोअरिंग है, एक मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या है बेटा? मैथमेटिकल। क्या काम करने के लिए? जब आपसे वेट या मोलर मास कुछ पूछे, पी नोट ए और पीएस देके। क्या बात समझ में आई बेटा? चलो जी आगे पढ़े बेटा। पक्का एक बार तेरे में सारे फॉर्मूले याद कर लो, एक सेकंड में मैं पानी पी लेता हूं। चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। कि भाई बॉइलिंग पॉइंट में अपने को इंक्रीज पढ़ना और डिप्रेस फ्रीजिंग पॉइंट में क्या पढ़ना है बेटा? डिक्रीज पढ़ना। क्लियर है? इसको पढ़ने के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? सबको पहले तो पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? बोलो भाई। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर। चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें, तुम पे कौन सा विश्वास किया जा सकता है कि तुम्हें याद है। देखो ध्यान से, एक सेकंड रुकना। आप देखो ध्यान से, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट इनको पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट समझना है तो देखो बेटा ध्यान से, क्या है अपने पास एक कंटेनर है। क्या है बेटा? एक कंटेनर। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी H2। मैंने इसे क्या किया? गर्म। क्या किया बेटा? जब हम गर्म करते हैं तो सरफेस से पानी उड़ता है, इसे इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। जब सरफेस से पानी उड़ता है, तो आप घर पे जब कभी गैस पे पानी गर्म करते हो तुमने एक चीज देखो, जैसे आप रखते हो थोड़ी देर में सरफेस से खूब सारा पानी उड़ता हुआ दिखता है। वो वैसे भी उड़ता है, लेकिन वो गर्म करने से ज्यादा तेजी से उड़ता हुआ दिख रहा है। वो इवेपोरेशन। क्या है बेटा? फिर तुम थोड़ी देर बाद देखते हो, जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो उस जो बर्तन उसके पेंदे पे दो तीन छोटे छोटे, तीन तीन चार 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 पांच पांच छह छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू होते हैं। अरे बोलो। वो बबल किस कारण बनते हैं? पानी के अंदर के मॉलिक्यूल, जो पानी के अंदर है, सरफेस के अंदर ये सब मॉलिक्यूल है बेटा, और वो आपस में बाइंड है। क्या है बेटा? लेकिन जब आप एनर्जी देते हो, आप क्या देते हो बेटा? तो एनर्जी देने से उस चारों ओर के उसके बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूट जाते तो वो क्या बन जाता है? गैस का मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है? अब वो गैस का मॉलिक्यूल बन के बबल बन गया। अब उस बबल के अंदर गैस है। क्या है बेटा? अब उस गैस की क्या होगा? कोई प्रेशर होगा। क्या होगा? अब वो प्रेशर है तो गैस का ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऊपर से क्या लग रहा है बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर। क्या लग रहा है? तो क्या इस एक्सटर्नल प्रेशर के कारण ये बबल बाहर आ पाएगा? इसलिए बबल बाहर है। अरे बोलो, इस एक्सटर्नल प्रेशर के कारण गैस का बबल बाहर आ ही नहीं सकता। और अगर ये बबल बाहर नहीं आ सकता, ध्यान से समझेंगे, तो अपन क्या कर रहे हैं? अभी भी टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहे। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आपको पता है गैस का प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैस का प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा बेटा, और गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा जब इस गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस गैस के प्रेशर को मैंने नाम दिया वेपर प्रेशर। क्या नाम दिया? तो इस वेपर, जो ये वेपर है, इसका प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर का क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? जैसे बराबर हो जाएगा क्या बबल बाहर आएगा? कि सर बबल से थोड़ा सा चिन्ह सा ज्यादा होना चाहिए। ऑफ कोर्स चिन्ह से ज्यादा, लेकिन बोलते हुए थोड़े लगते हैं कि जब बबल का प्रेशर गैस के एक्सटर्नल प्रेशर चिन्ह से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन बोलते हैं इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाए? जैसे इक्वल हो जाएगा तो ये बबल क्या आने लग जाएगा? बाहर क्या आने लग जाएगा, और पानी उड़ना शुरू हो जाएगा अंदर से। और इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्या बात समझ में बेटा? सब लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबका अपना अपना क्या होता है? पॉइंट।
कि वो टेम्परेचर जब गैस का वेपर प्रेशर, गैस का या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल है ये बात सुन में बेटा। अब एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास कितना दिया हुआ है, मान लो 1, अभी पानी का कितना होता है 1 atm, कितना होता है, अब अपने जनरली एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है, कितना होता है 1 atm। तो पानी कितने डिग्री पे उड़ता है, 100 डिग्री पे, कितने पे उड़ता है 100 डिग्री पे। अरे बोलो, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm कर दूं तो क्या पानी 100 पे उड़ेगा कि ज्यादा पे उड़ेगा, ज्यादा पे। 10 atm कर दूं तो और ज्यादा पे उड़ेगा। क्लियर है। तो आपसे कोई कहे कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जहां पे टेम्परेचर 500 डिग्री है, लेकिन टेम्परेचर 500 डिग्री है लेकिन पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो मान लोगे तुम कि हो सकता है कि सर वहां एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा, वहां एक्सटर्नल प्रेशर है तो 500 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया उसका। अरे बोलो, क्या बात समझ में आई बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अरे हाँ बोलो, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर घटा के 0.5 atm कर दूं तो 100 पे कम पे उड़ेगा। तो मैं कहूँ एक ऐसा प्लानिट है जिसपे 10 डिग्री टेम्परेचर है और पानी सारा उड़ जाता है, क्या पॉसिबल है। अब जैसे चांद है, तो चांद पे पानी रह नहीं सकता, चांद पे क्या नहीं रह सकता, बताओ क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, तो वहां पानी जाते ही बॉयल हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे स्पेस में पानी को ले गए तो क्या होगा, जाते ही बॉयल हो जाएगा, जाते क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत पहले आ जाएगा। अरे बोलो, खोलते गायब, खोलते ही, इसलिए पानी लिक्विड फॉर्म में चांद पे रहता नहीं। चांद पे तो तुमने जब भी सुना होगा चांद पे पानी आइस की फॉर्म में ढूंढते हैं, किसी फॉर्म में ढूंढते हैं, ये बात सबको समझ में आई बेटा। अरे बोलो, तो यहाँ तक किसी को कोई सब दिक्कत है, तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया बेटा। अरे बोलो, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि वो पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी लिक्विड सॉलिड में क्या होता है कन्वर्ट, सॉलिड लिक्विड सॉलिड में क्या होता है, या सॉलिड लिक्विड में एक ही टेम्परेचर पे होता है, जहां फ्रीज होता है वहीं क्या होता है मेल्ट, क्या होता है मेल्ट। तो वो पॉइंट जहां पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में किसी गिवन एक्सटर्नल प्रेशर पे, किसी गिवन है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बदल दोगे तो कहानी बदल जाएगी कहानी। तो किसी गिवन एक्सटर्नल प्रेशर पे वो पॉइंट जहां पे लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है बेटा, सॉलिड में, वो क्या कहलाता है बेटा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब अपने पास एक ग्राफ होता है, इस ग्राफ के बारे में ज्यादा जानने की तो अपनी कोशिश नहीं है, अपने को तो मोटी मोटी चीजें इस ग्राफ से जाननी है, और वो क्या, ध्यान से समझो बेटा। अपने पास एक ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में, वेपर वर्सेस वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ है। ये ग्राफ क्या कहता है ध्यान समझो। हमारे पास क्या था शुरुआत में, एक सॉलिड है, क्या है बेटा सॉलिड। तो क्या किसी सॉलिड का भी वेपर का प्रेशर होगा कि नहीं होगा, कि हाँ सर सॉलिड की भी वेपराइज होता है, सॉलिड भी क्या होता है जिसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अपने पास कोई सॉलिड है, आइस, जनरली हम पानी के लिए पढ़ते हैं, तो अपने पास आइस है, क्या है बेटा आइस। हमने आइस को गर्म करना शुरू किया, आइस को क्या करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। तो आइस को गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने में वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक टाइम आएगा जब आइस खत्म हो जाएगी, आइस क्या हो जाएगी और लिक्विड आ जाएगा, क्या आ जाएगा। जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा बेटा। अरे बोलो, तो हमने क्या किया बेटा, हमने जैसे जैसे गर्म किया तो पहले सॉलिड था, क्या था बेटा सॉलिड, सॉलिड वेपर में जा रहा था, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, लिक्विड के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। अब एक लाइन होगी जो सॉलिड और लिक्विड को भी क्या करेगी, सेपरेट, क्या करेगी, तो इधर सॉलिड इधर लिक्विड इधर है वेपर। अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। अब हमने कहा कि इसमें कोई पॉइंट है, कोई क्या है पॉइंट, इस पॉइंट पे प्रेशर 1 atm है, कितना है, तो क्या इस लाइन पे भी प्रेशर 1 atm होगा। और ये किसके लिए बनाया मैंने ग्राफ, सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए बनाया है, तो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है, किसके लिए ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, अपने इक्विलिब्रियम में काम का भी तो जैसे काम का भी नहीं, इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तीनों क्या हो, तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हो। सर तीनों एग्जिस्ट तो मैं भी करवा दूं और किसी भी टेम्परेचर पे करवा दूंगा, मैं नहीं, लाडले नहीं करवा पाएगा। कि सर कैसे, मैं एक डब्बा लूंगा, उस डब्बे में पानी ले लूंगा, उसमें बर्फ डाल दूंगा और हवा में पानी ले एग्जिस्ट कर गया तीनों, मैं नहीं, तीनों एग्जिस्ट नहीं, एक ना एक पिघल रहा होगा, बर्फ पिघल रही होगी, बर्फ है। अरे बोलो कि सर फ्रीज में रख दूं तो पानी जम रहा होगा, तीनों एग्जिस्ट कर जाए, कोई किसी में कन्वर्ट ना हो रहा हो, तीनों इक्विलिब्रियम मतलब तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर जाए, मतलब तीनों आपस में एक इक्वल पोर्शन में, एक इक्वल रेट में तीनों आपस में कन्वर्ट हो जाए और तीनों के अमाउंट में कोई चेंज है
ऐसे पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, मतलब एक ऐसा फिक्स प्रेशर और टेम्परेचर आता है जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हो एक ही रेट से, एक ही। अब हमारा ट्रिपल पॉइंट में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, हमें तो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब है। तो आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, तो आपने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर हमने कितना मान रखा है 1, तो इस पॉइंट पे क्या जो टेम्परेचर है क्या वो एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा? अरे बोलो, इस 1 atm है, तो 1 जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उस टाइम जो भी टेम्परेचर होगा क्या वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा? क्या कहलाएगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्वेंट का। तो हम ये किस हमने टी नॉट बी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो। फिर हमने कहा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, सॉलिड है किसी गिवन एक्सटर्नल प्रेशर पे, किसी गिवन है तो किसी गिवन एक्सटर्नल प्रेशर यही है बेटा। अरे बोलो, इस गिवन एक्सटर्नल प्रेशर पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये क्या होगा बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आई बेटा? अब देखो मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, देख लो। अगर ध्यान से देखो मैं बना के दिखा देता हूं। अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फ्रीजिंग पॉइंट है कम हो गया। इसलिए अपन कहते हैं चांद पे अगर पानी मिलेगा तो बर्फ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, सॉरी जहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, हाई एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। ये बात समझ में आई बेटा? अब ध्यान समझो, इस चांद वाला का बात ही दूसरी थी कि ये चीज सबको समझ में आई बेटा। अब अपना तो इससे टॉपिक से एक्सटर्नल प्रेशर से मतलब ही नहीं, किससे मतलब नहीं है? एक्सटर्नल प्रेशर तो बदलना ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर तो बदलना ही, सॉल्यूशन चैप्टर में एक्सटर्नल को नहीं बदलना। तो इक्विलिब्रियम की बात है, किसकी बात है? हमें इसी पे रहना, हमें किस पे रहना है? इसी पे। अरे बोलो, तो यहां तक सबको समझ में आया बेटा? ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। सबको क्लियर है? अब मैंने क्या किया कि मैं कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बदल रहा, मैंने क्या किया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। क्या डाला? क्या मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आइस में डाल सकता हूं क्या? नहीं, मैं तो पानी में डाल सकता हूं। क्या डाल सकता हूं? और अभी मैं पढ़ के आया हूं, जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर है और हर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में घटेगा। अरे बोलो, फिर इस ग्राफ को जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो एक टाइम आएगा जब ये किस पे जाके मिल जाएगा बेटा? सॉलिड में। सर मतलब सॉलिड में मिल गया तो फिर ग्राफ सेम कैसे हो गया? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट थोड़ी जमेगा, जमेगा तो कौन है? सॉल्वेंट। कौन जमेगा? कौन जमेगा? तो जैसे जैसे मैं अगर टेम्परेचर घटाऊंगा तो एक टाइम आएगा जब वो जमेगा, जमते ही तो फिर ग्राफ तो पानी का है, सॉल्यूट तो जमेगा ही। अरे बोलो। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं फिर से एक लाइन खींच दूं तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा? सॉल्यूशन का। किसका हो गया? तो ये ग्राफ है सॉल्यूशन का। कौन से सॉल्यूशन का? जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। क्या मिलाया है? क्या बात समझ में बेटा? और जैसे मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का तो 1 atm यहां पर हुआ है, तो जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हुआ है उस टेम्परेचर उसके रेस्पेक्ट में जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा बेटा? आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। क्या बात समझ में आई बेटा? और अगर मैं इधर बात करूं तो जिस फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है किसी गिवन एक्सटर्नल प्रेशर पे, तो गिवन एक्सटर्नल प्रेशर कितना? 1 atm। उसके रेस्पेक्ट में जो भी आपका क्या होगा बेटा? टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। अरे बोलो, तो आपने एक चीज देखी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट है तो इसे बोलते हैं डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं? यही हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, तो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? तो इसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? किससे लिखते हैं? डेल्टा टीएफ से। किससे लिखते हैं? क्या बात समझ में बेटा? तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो घटा है ये अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टीएफ। क्या है बेटा? डेल्टा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, तो ये क्या हो गया बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन कि सर मैं याद कैसे रखूं? मैं नाम से पढ़ लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो बढ़ा तो किसका बढ़ा? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहे हो, सॉल्वेंट से तो किसका ज्यादा? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन का। तो आप हमेशा फॉर्मूला क्या लिखोगे? टी डैश बी माइनस ए, टी नॉट बी ज्यादा माइनस ए कम।
अब जितना बढ़ेगा डिफरेंस उतना ही बढ़ाएगा, उतना ही बढ़ाया। अब फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, तो मैंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाने में डिप्रेस हो रहा है, तो कम किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा टीएफ क्या लिखूंगा? टी डे से माइनस टी डे से। अब मैं बता रहा हूं कि जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा उतना डिप्रेस होगा, उतना क्या होगा? डिप्रेस होगा, मतलब ये घटेगा, ये घटेगा तो ये तो बढ़ेगा ही, तो चेंज हमेशा बढ़ेगा, चेंज हमेशा। तो हमने फॉर्मूला इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें भी चेंज, देखो इसमें ये बढ़ रहा है तो चेंज बढ़ रहा है, इसमें ये घटेगा तो चेंज बढ़ेगा, चेंज हमेशा बढ़ेगा, चेंज है। लोवरिंग में भी हमने कहा था जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ाओगे चेंज बढ़ेगा, ऑल ओवर वेपर प्रेशर घटेगा लेकिन चेंज बढ़ेगा, चेंज है, क्योंकि चेंज हमेशा बड़ा माइनस छोटा कर रखा है, तो छोटा जितना, कोई चीज जितनी छोटी होगी उतना बढ़िया, कोई चीज जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा चेंज आएगा, तो चेंज यहां पर भी बढ़ रहा है, चेंज यहां पर भी। इसका नाम क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन है। इसका नाम क्या है? डिप्रेशन इन है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो किसी को दिक्कत? पक्का सबको समझ में आ गया दोनों पॉइंट? अब देखो आप चाहो तो इसमें मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और डाल सकता हूं, तो जैसे मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और डालूंगा, तो ग्राफ में देखो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया कि नहीं घट गया? अरे बोलो। तो जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही घटेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। क्या बोल सकता हूं ऐसा कि सर वेपर प्रेशर घटा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घटा, वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ा, तो क्या दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं? क्या है बेटा? इसका मतलब जिस चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जिस चीज का वेपर प्रेशर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। इसका मतलब कोई चीज ज्यादा उड़ती है, जैसे पेट्रोल और पानी दोनों में ज्यादा उड़ता कौन है? तो इसका मतलब पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है कम है, बॉइलिंग पॉइंट है। कुकिंग ऑयल और पानी में ज्यादा कौन उड़ता है? कौन उड़ता है? तो ज्यादा कौन उड़ता है? पानी, और ज्यादा पानी उड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्या बात समझ में आई बेटा? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? चलो वापस टॉपिक पे चलते हैं। समझ में आ गया नहीं अच्छे से? चलो जी, ये वापस वही टॉपिक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, ये ग्राफ वही है, समझ में आ गया सबको? पक्का कोई दिक्कत है इसमें? चल रहे आगे? चलो जी, अब हमें पता है कि जो डेल्टा टीबी है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के, किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ गया? केबीएम। केबी क्या है बेटा आपके पास में? इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको ईबुल आइसकोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों नाम इस केबी के नाम है। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा टीबी, तो अभी तुमने पढ़ा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा माइनस से कम, तो ज्यादा किसका हुआ? सॉल्वेंट का, तो सॉरी सॉल्यूशन का, तो टी डैश भी माइनस है, टी नॉट भी इक्वल टू के बी। मोलिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अरे बोलो। अब आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6, कितने जने? 6 में से कोई 5 देगा, 6 में से कोई 5 है, एक पूछेगा, एक है। अब पानी होता है तो उसका टी नोट भी नहीं दिया होता, पानी का टी नोट भी कितना होता है? 100। कितना होता है? कि सर केल्विन में लूं कि डिग्री में लूं? तेरी मर्जी है जिसमें ले, क्योंकि या तो दोनों डिग्री में ले या दोनों केल्विन में ले। अब ये मत कह देना कि मास्टर जी ने कहा था कि तेरी मर्जी है जो ले, इससे तो डिग्री में लूंगा, इससे केल्विन में लूंगा, ये नहीं। या तो दोनों को केल्विन में ले, दोनों को डिग्री में। कि सर ठीक है, फिर भी मान लो बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन देख, ऑप्शन में आंसर डिग्री में दिया है तो दोनों डिग्री में ले, आंसर केल्विन में दिया तो दोनों केल्विन में ले, किसी में ले, कोई दिक्कत ही? अरे आई समझ में? ऑप्शन देख के लो, क्या लो? ऑप्शन केल्विन में, तो शुरू में केल्विन में चलो, गलती होगी नहीं। कई बार क्या होता है हम डिग्री में निकाल के आंसर डिग्री वाला टिका देते, पूछा केल्विन में जाता है। अरे बोलो, क्या बात समझ में आ रही? तो ऑप्शन देख के बात करो। क्या देख के बात करो? कि सर जनरली केल्विन में लेते हैं ना, हमें डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस में कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आया बेटा?
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि केबी की यूनिट क्या है, केबी की, अब केबी की यूनिट निकालना तो डेल्टा टीबी, इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन, क्या होगी, टेम्परेचर की, ऐसा यूनिट तो केल्विन ही है। तो अगर मैं इसकी यूनिट देखो तो ये क्या है, केल्विन, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर केजी, तो इसकी यूनिट केल्विन, इसकी यूनिट मोल पर केजी, तो मैं क्या लिखूंगा, केल्विन अपॉन मोल पर केजी, और मोल पर केजी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी, और केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी आवे तो भी कोई दिक्कत है, अरे बोलो समझ में आएगा सबको। अब केबी किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, केबी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो केबी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब क्या, डेल्टा टीबी भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, हाँ डेल्टा टीबी भी किस पे डिपेंड करती है, क्या बात समझ में आई बेटा, जबकि आरएलवीपी सॉल्वेंट के नेचर से कोई लेना देना, जबकि बॉइलिंग पॉइंट को किससे मतलब है, सॉल्वेंट के नेचर से। अब केबी क्या होता है, केबी होता है बेटा MAR T0B स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू HV, क्लियर है। एम में क्या है बेटा, यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट, T0B क्या है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाई HV, HV क्या है हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, किसी एक मोल लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बेटा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ है। तो ये सब किसकी है, सॉल्वेंट की, किसकी है, तो सॉल्यूट का को लेना देना, चाहे सॉल्यूट का नेचर कुछ भी लूं, केबी को लेना देना, लेकिन अगर मैं सॉल्वेंट का नेचर बदलूंगा तो केबी बदलेगा। नेक्स्ट वन है कि जो बेटा HV होता है, क्लियर है, HV अपॉन MA होता है, वो होता है LV, क्या होता है बेटा, तो अगर मैं इस MA को नीचे ले आऊं तो इस HV और MA को क्या लिख सकता हूं मैं, LV, क्या लिख सकता हूं, LV क्या होता है, हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ है, 1 ग्राम लिक्विड को गैस में वेपर में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, LV, क्या बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला भी सही है। अब जो आपके पास HV है, तो जो HV अपॉन T0B कर दूं, इसे बोलते हैं एंट्रोपी, क्या बोलते हैं, तो देखो यहाँ स्क्वायर था तो एक को नीचे लाके इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास HV अपॉन T0B को क्या बोलते हैं, SV, एंट्रोपी ऑफ हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। तो ये फॉर्मूले सबको क्लियर है। अब ये फॉर्मूले उसी को आएंगे जिसको थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स आती है, क्या आती है, या फिर याद कर लो, कोई बड़ी बात है नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ठीक है, आई बात समझ में। इसको भाई एसवी क्या, HV अपॉन T0B होता, तो आपको मैं बता देता हूं भाई, इस T0B को यहां से मिटा के एक को नीचे लिया, देखो ऐसे लिख लिया, MAR T0B डिवाइड बाई 1000 इंटू HV डिवाइड बाई T0B, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको एसवी लिख दिया, क्या बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट वन है डेल्टा टीबी डिपेंड्स ओवर नंबर ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ए solute and a solvent, delta TB depends over number of a solute and a solvent, क्लियर है, नंबर पे भी डिपेंड करती है, और बोलो, तो डेल्टा टीबी डिपेंड्स ओवर नंबर ऑफ सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट, दोनों के नंबर पे डिपेंड करती है। इट्स आल्सो डिपेंड्स ओवर, इट आल्सो नेचर ऑफ सोल्यूट, किस पे डिपेंड करती है बेटा, क्या बात समझ में आई बेटा, अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, पक्का, अरे हाँ ना बोलो भाई, श्योर, चले आगे, चलो जी। अब डेल्टा टीएफ क्या है बेटा, डेल्टा टीएफ क्या है बेटा, ये प्रोपोर्शनल, फिर से मोलिलिटी है, फिर से क्या है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, केएफ, वहां क्या क्या था बेटा, केबी, केबी क्या था, मोलर एलिवेशन इन कांस्टेंट, यहाँ क्या है, मोलर डिप्रेशन है, क्या बात समझ में बेटा, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, तो केएफ यूनिट, अब आपके पास वही है डेल्टा टीएफ, एम को मैंने क्या लिख दिया, वही मोलिलिटी का फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया बेटा, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ क्या, बड़ा माइनस है छोटा, बड़ा कौन है, प्योर सॉल्वेंट है, तो टी नोट एफ माइनस है टी डैश एफ इक्वल टू केएफ, क्या बात समझ में बेटा। अब केएफ क्या है, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलर है, और इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट सेम है, यूनिट क्या है, अब केएफ भी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे, किस पे डिपेंड करता है, कि सर सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट से को लेना देना, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला, वहां बॉइलिंग पॉइंट की जगह यहाँ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, वहां हीट ऑफ वेपरेशन की जगह यहाँ क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या है बेटा, किसी एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है एनर्जी, अरे बोलो, क्या बात समझ में आई बेटा।
अब मैं इस Ma और HF को क्या लिख सकता हूं, LF। LF क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे वहां पे था LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ये तो 1 मोल और ये क्या, 1 ग्राम। और वहां पे था SF, SV, यहाँ पे क्या SF। SF क्या, एंट्रोपी ऑफ फेज कन्वर्जन, एंट्रोपी ऑफ मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, सेम ही फॉर्मूले। अरे बोलो, तो दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस वहां केफ भी और केफ का अंतर। अरे बोलो, तो डेल्टा टी फिर से किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट, इन आल्सो डिपेंड्स ओवर नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन है बेटा डिफ्यूजन। कहां पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब है बेटा डिफ्यूजन, क्या है बेटा, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। किसी भी चीज को फैलना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या, डिफ्यूजन अकर इन ऑल स्टेट, सारी स्टेट में होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में डिफ्यूजन होता है। सब में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में क्या होता है, सब फैलते हैं। सब क्या करते हैं, फैलते हैं। क्लियर है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सब ज्यादा होती है गैस में। किसमें होती है, गैस को आप जैसे आप कमरे में एक छोटा सा स्प्रे मारो परफ्यूम का, थोड़ी देर में पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है, क्योंकि वो फौरन से क्या करता है, फैलता है। जितना अवेलेबल स्पेस है सब में जाने की कोशिश करता है गैस। फिर लिक्विड, फिर कौन जाने की कोशिश करता है, और सबसे कम जाने की कोशिश कौन करता है, सॉलिड। लेकिन फैलता सभी फैलते। क्लियर है। और ये एक बेसिक नेचर होती है, जितना स्पेस अवेलेबल है सबको कब्जा करना। तुम में भी आदत है, जब तुम सोचो घर पे तुम सोते हो, जैसे तुमने सो रहे, तुम्हारा सिबलिंग है, तो तुम्हें मम्मी ने कहा एक साथ ही सो जाओ, तो तुम क्या करते हो, इतनी दूर तक मैं सोऊंगा, तुम हो इतने से, पर इतनी दूर तक है मैं सोऊंगा। अरे बोलो, क्लास में भी तुम बैठे हो तो तुम क्या करते हो कि इतने मेरे टेबल यहां तक है, चलो उधर की सक, जितना अवेलेबल स्पेस है तुम कोशिश करते हो एक्वायर करने। क्या कर ले, क्या बात समझ में आई बेटा। अरे बोलो, नेक्स्ट वन क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ ए। अब हमारे सामने अगर हम डिफ्यूजन पढ़ें क्या है, तो आप सब लोगों ने डिफ्यूजन को अगर देखना है अच्छे से, तो कुछ नहीं करना है, पानी की बोतल लेना है और उसमें इंक की ड्रॉप डालनी है। किसकी ड्रॉप डालनी है, जैसे इंक की ड्रॉप डालोगे, किसी के पास है इंक, है ही नहीं, कहां से दिखाए, सब पेन वाले बच्चे हो गए। तो देखो मैं ध्यान से कि आपको एक पानी की बोतल ली बेटा अपन ने, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें एक इंक की ड्रॉप डालनी है। किसकी ड्रॉप डालनी है, इंक की। जैसे इंक की ड्रॉप जहां डालोगे उस जगह को क्या बोलेंगे अपन, वहां सोल्यूट ज्यादा है, बाकी जगह सोल्यूट है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तो सोल्यूट है, तो जिस जगह आपने डाला इंक की ड्रॉप वो जगह सोल्यूट है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, और बाकी जगह सोल्यूट है ही नहीं, और जहां सोल्यूट नहीं उसे क्या बोलेंगे, लो कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, लो कंसंट्रेशन। क्लियर है। एक सेकेंड, तो जिस जगह सोल्यूट है वो क्या हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन, और जिस जगह सोल्यूट नहीं है उस इलाके को हम क्या बोलेंगे, लो कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, ये बात सबको क्लियर है। जहां सोल्यूट की बूंद गिरेगी वो तो क्या है, हाई कंसंट्रेशन। अब सोल्यूट क्या, आप जैसे इंक डालोगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे इंक डालोगे इंक पानी में आपको ट्रेवल करते दिखेगी। इंक कौन ट्रेवल करती दिखेगी, और चारों ओर से ऐसे जाती हुई दिखेगी। आप घर पे करके देख लेना, जैसे आप इसे करते हुए देखोगे तो मूवमेंट दिखेगा। क्या दिखेगा, इसी को बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से। तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, इंक क्या सोल्यूट है, तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन नोन एज ए। और डिफ्यूजन एक सिंपल फिनोमिना होके रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। क्या बात समझ में आई बेटा, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन नोन एज ए डिफ्यूजन। क्या समझ में आई बेटा, किसी को कोई दिक्कत है, डिफ्यूजन को कोई नहीं रोक सकता। डिफ्यूजन को रोकने का, और मतलब जनरली रोक नहीं सकते, होगा। आप पानी में एक इंक बूंद डाल के देखो, आपको दिखेगा, जैसे डालोगे वैसे भागते हुए जाएगी, भागते हुए जितना स्पेस है, ऐसे नहीं रुक जाए थोड़ी दूर चले गए चलो भाई अपन ने फैलनी है, फैलना नहीं, जितना पानी है सारे में जाएगी। एक बाल्टी भर के डालो, पूरे बाल्टी भर के पानी में दिखेगी आपको। क्लियर है, पूरे में फैलेगी। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं। अब डिफ्यूजन को क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें ऑस्मोसिस समझ में आ जाए। क्या आ जाए बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसे समझने के लिए अपने को एक क्या पढ़ना पड़ेगा, एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। अब समझो ध्यान से, इससे पूरा ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा अपने को। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ध्यान समझो। अपन इधर साइड में बना लेते हैं कि अपने पास क्या एक कंटेनर, क्या है बेटा, एक इस तरह से, यहां पे अपन ने फिल्टर टाइप की एक चीज लगाई जिसका नाम है एसपीएम। क्या नाम है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम है,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलो कोई दिक्कत है? अपन ने इधर पानी भर दिया, क्या भर दिया? भर दिया। अब ध्यान से बात है नहीं, दोनों तरफ सेम चीज भर दी और ऐसे ही मस्ती के लिए पिस्टन लगा दी। क्या लगा दी? पिस्टन का भी कोई काम नहीं, ऐसे मस्ती के लिए लगा दी। क्लियर है? और दोनों तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों तरफ पानी भर दिया। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है? पहली खासियत तो ये होती है कि ये अपने अंदर से सॉल्वेंट को आने जाने देती है। मतलब ये सॉल्वेंट इधर जा सकता है, ये सॉल्वेंट है इधर जा सकता है, सॉल्वेंट के आने जाने को रोकती, लेकिन किसको आने जाने नहीं देगी? सोल्यूट को। किसको नहीं आने जाने देगी? तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है एसपीएम, वो सॉल्वेंट को आने जाने देगी। सेम चाय छानने वाले छलनी की जैसे, चाय छानने वाले छलनी से चाय छानो, क्या होगा? चाय पत्ती रह जाएगी, चाय चली जाएगी। आप चाहो तो उसे चाय वाली पत्ती उसे उल्टा भी यूज कर सकते हो, दूसरी तरफ से छान लो। तो पहले वाली चाय पत्ती को निकाल दे, सूख ले यूं थोड़ी उल्टा कर ले, पहले चाय पत्ती खाली कर ले और फिर उल्टी करके छान, तब भी छान देगा वो तो। अरे बोलो, ऊपर की तरफ ले जाएगी चाय पत्ती, दोनों तरफ से यूज कर सकते हो। वो लोहे वाली नहीं, प्लास्टिक वाली। प्लास्टिक वाली दोनों तरफ हो जाती है ना, मुड़ जाती है। तो अनपढ़ है ना बेटा, तुझे नहीं पता क्लियर है? तो चीजें सबको क्लियर है बेटा? हो सुगला कह रहे यूं छान के यूं करो चाय पत्ती गिर जाएगी। अरे मूर्ख, पहले चाय पत्ती हटाएंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे करके ऐसे हटा लेते। कभी किचन विचन में जाता नहीं है क्या? या घर वाले बाहर से पहले बाहर ही फेंक देते हैं अरे तो चाय थोड़ी फेंकते तेरे को, चाय तो तेरे को उस प्याले में डालते होंगे ना हम किचन में थोड़ी डालते हैं, वो अलग से एक प्याला होता है ना, सूख लगेगा। क्लियर है? अब देखो बड़ा ध्यान से, एसपीएम में क्या है बेटा? चाय एकदम छलनी वाला खेल है। मतलब सोलवेंट को जाने देगा, सोल्यूट को जाने, मतलब अब बस छलनी जैसा नहीं होता, थोड़ा सा उससे बारीक, बहुत बारीक बारीक होल होते हैं। अब क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, अपन ने इधर दोनों तरफ पानी भर रखा है। अब पानी भर रखा है तो पानी क्या होगा? वेपराइज होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। वेपराइज होगा तो वेपर बनेंगी, तो दोनों सेम वेपर बनाएंगी, तो इधर 5 एटीएम का प्रेशर होगा, इधर भी कितने एटीएम का होगा? समझने के लिए अपन ने बोल दिया, दोनों तरफ 5 एटीएम का प्रेशर, दोनों तरफ से सॉल्वेंट उड़ा, दोनों तरफ से, और सॉल्वेंट उड़ के दोनों तरफ से 5 एटीएम प्रेशर जनरेट किया। कितना जनरेट किया? इधर भी 5 एटीएम, उधर भी। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, और सेम सॉल्वेंट है तो सेम सॉल्वेंट सेम प्रेशर से, सेम क्या बोलते हैं, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का फिक्स ही होता है, दोनों तरफ 5-5 एटीएम। अब हमने क्या किया कि एक वाली साइड, जिस किसी भी साइड में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया। कौन सा सोल्यूट मिलाया? और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, क्या मिलाया बेटा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट मिलाया? अब जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो इस साइड सोल्यूट आ गया बेटा। अब वो इस साइड तो पूरा घुल गया, लेकिन क्या उधर जा पाएगा? क्यों? एसपीएम रोक देगी। क्या रोक देगी? एसपीएम। इस एसपीएम का यही काम, इसने डिफ्यूजन रोक दिया। क्या रोक दिया? वरना तो डिफ्यूज हो जाता, वरना क्या हो जाता? डिफ्यूज। तो हमने एसपीएम लगा रखा, इधर सोल्यूट हो गया, इधर क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इधर सोल्यूट है तो इस वाले इलाके को क्या बोलेंगे? हाई कंसेंट्रेशन। क्या बोलेंगे? और इस वाले इलाके को क्या बोलेंगे? क्या बात समझ में? क्यों? इधर सोल्यूट नहीं है। अब इधर हमने जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, तो हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते वेपर प्रेशर में क्या होती है? कमी। तो 5 एटीएम की जगह वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? 3 एटीएम। कितना हो जाएगा? अब इस तरफ सरफेस पे 3 एटीएम लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? 5। तो क्या मुझे बताओ, इधर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या पानी इधर से उधर जाएगा? क्योंकि प्रेशर अनइक्वल हो गया। प्रेशर क्या हो गया? अनइक्वल। जैसे आप कभी घर पे देखे होगे, पानी वाली पाइप होती है, उसकी एक तरफ तुम ऐसे हवा देते हो, ऐसे करते हो, दूसरी साइड से पानी बाहर आता है। क्यों? क्योंकि तुमने इधर से क्या दिया? प्रेशर बढ़ाया। क्या बढ़ाया? तो इधर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो जाएगा कौन? सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट तो जाए, लेकिन सॉल्वेंट किधर से जाएगा? लो कंसेंट्रेशन से। कहां से जाएगा? तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन नोन एज ऑस्मोसिस। नोन एज तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, थ्रू नोन एज सॉल्वेंट मूव इन बोथ डायरेक्शन। कि सर सॉल्वेंट दोनों डायरेक्शन में जा रहा है? हाँ, क्योंकि एसपीएम तो दोनों को रोकती नहीं है ना, आना जाने तो लगा हुए। लेकिन लो से हाई में जाने की रेट क्या है? ज्यादा। लो से हाई में जाने की रेट क्या है भाई? छलनी लगी हुई इसके, इधर इधर दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन उधर प्रेशर ज्यादा तो इधर आने की रेट क्या है? ज्यादा। तो आपसे पूछता है ओस्मोसिस में पानी दोनों तरफ जाता है कि हाँ दोनों तरफ जाता है, लेकिन एक तरफ रेट क्या है? ज्यादा, तो ऑल ओवर एक तरफ दिखेगा। ऑल ओवर क्या दिखेगा? तो सॉल्वेंट मूव इन बोथ डायरेक्शन। सॉल्वेंट मूव इन बट
क्या लिखेंगे बेटा? ऑल ओवर रेट, ऑल ओवर ए, यहाँ पे स्पेस है, ऑल ओवर रेट इज लो टू हाई कंसेंट्रेशन, लो टू इज हाई, लो से हाई की तरफ की क्या होगी? रेट ज्यादा होगी। अरे बोलो। इस साइड तो उतना ही था, 5 का 5 ही, इधर 5 का 3 हो गया। अरे बोलो। अब ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है बेटा? ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है मुझे पता ही, इधर से इधर जा रहा है। अब मैं, मेरे पास पिस्टन है, क्या है बेटा? मैं पिस्टन से दबा दूंगा। कितना प्रेशर लगा दूं? 2 एटीएम। कितना लगा दूं? अगर मैं बाहर से 2 एटीएम लगा दूं तो क्या ऑस्मोसिस रुक जाएगा? क्योंकि इधर भी 5 हो जाएगा, उधर भी। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मेटिक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर है टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू स्टॉप है नॉन एज ए ऑस्मेटिक प्रेशर, नॉन एज ए। तो एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल प्रेशर है टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू स्टॉप है नॉन एज ऑस्मेटिक प्रेशर, नॉन एज ए। क्या समझ में आया बेटा? ऑस्मेटिक प्रेशर किसी को कोई दिक्कत है? अब एग्जाम में ऐसे भी लिखा आता है एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। बात तो एक ही है, ऑस्मोसिस मतलब ही वही हुआ। अब मैंने क्या किया, इधर 2 तो लगाया, ऊपर से 1 एटीएम और लगा दिया। अब क्या होगा? इधर 6 एटीएम हो गया, और 6 एटीएम हो गया तो अब उधर ज्यादा प्रेशर है, तो जाएगा अभी भी कौन है? सॉल्वेंट। तो अपन क्या लिखेंगे? ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर एक्सटर्नल, ड्यू टू एक्स्ट्रा हाई एक्सटर्नल प्रेशर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम ए हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, नॉन एज रिवर्स है। और रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल कौन है? आरओ। जो घर पे आरओ यूज होता है उसका नाम ही क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है बेटा? तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि भाई आपके घर में आरओ है, उस आरओ में इधर क्या है? पानी। क्या है बेटा? गंदा पानी है। उस गंदे पानी पे वो क्या लगाता है? प्रेशर। क्या लगाता है? बीच में लगी होती है एसपीएम की। सर कहाँ लगी होती है एसपीएम? वो एक व्हाइट व्हाइट सा डब्बा होता है, वो तो फिल्टर होता है। वो तो क्या होता है? एसपीएम लगी होती है। जो तुम्हारे आरओ होता है ना, उसमें देखना ग्रीन ग्रीन किसी पाइप लगी होती है। जब आरओ खराब हो जाए ना इस बार घर पे, तो जो आरओ सही करने वाला है तो पास आए खड़े हो जाना, और वो कहेगा ना 2100 रुपए लगेंगे। आए समझ में? जब बड़ा सा अमाउंट बोले ना, एक दिन तो ऐसे आता तो 100-200 रुपए लेके जाता है। जिस दिन बड़ा अमाउंट आया ना कि आज 2000-4000 रुपए का बिल आया है, तो पूछना भैया क्या चेंज कर दिए, तो बोलेगा एसपीएम बदल दिया। क्या बदल दिया? अंदर ऐसे आप आरओ के अंदर देखना ऐसे पाइप सी होती है ग्रीन ग्रीन सी, अंदर जो आरओ वाले मशीन है उसके अंदर देखोगे ऐसे गोल गोल सी पाइप होती है, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर में, या फिर किसी आरओ में अलग कलर की होती होगी। हमारे घर वाले में ग्रीन है तो मुझे याद है, तुम्हारे घर पे होगी तो कुछ और कलर की होगी, तो उसी को एसपीएम बोलते हैं। जैसे खराब हो जाए तो तुम्हें लगे ना कि 100-200 रुपए लेता तो इग्नोर करना, 500 रुपए तक। जैसे वो कहना 3000 रुपए लगेंगे, 4000 लगेंगे, आ जाना भाग के जा। क्लियर है? और भाग के आगे क्या कहना कि क्या खराब हो गया बताना, तो वो कहेगा एसपीएम खराब होगी। उसी वक्त वो कह देना ला दे दे मुझे, और उसे तोड़ के देख लेना कैसा दिखता है। सारा डाउट क्लियर? सारा डाउट है कि उसके तो किसी काम की नहीं, कि तेरे किसी काम की नहीं, दे दे इधर, ऊपर ले जाना, तोड़ना, अंदर देख लेना क्या है। वही एसपीएम, वही क्या है? तो एक एसपीएम लगी होती है, इधर से आरओ क्या लगाता है? प्रेशर। क्या लगाता है? तो अब इधर आपके पास क्या है? पानी है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट गंदगी है उसके अंदर। तो जब वो उसमें प्रेशर लगाएगा, क्या लगाएगा? तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से कहां जाएंगे बेटा? इधर। और पानी क्या हो जाएगा? साफ। क्या हो जाएगा? साफ। बस इतना सा काम करता आरओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता। क्लियर है? सिंपल सा बस प्रेशर लगे। अब कुछ आरओ होते हैं वो थोड़े स्मार्ट बोलते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ मतलब एक ऐसा आरओ जिसमें एसपीएम क्या करे? किसी को नहीं जाने दे, सिर्फ पानी को जाने दे, मिनरल्स को भी रोक दे। किसको रोक दे? पानी में मिनरल्स भी होते हैं, तो वो पानी में स्वाद नहीं आता। उस पानी में क्या नहीं आता? मिनरल ही नहीं पहुंचे। क्लियर है? फिर दूसरा आरओ क्या आता है बेटा, जिसमें क्या होता है बेटा कि पढ़ा लिखा आरओ, मतलब इसमें स्मार्ट आरओ बोलते हैं। वो क्या करता है कि बेटा मिनरल्स को जाने देता है। किसको जाने देता है? मिनरल्स को जाने देता है, बाकियों को नहीं जाने देता। मतलब उसको हम सिखाते हैं, ये आए तो जाने देना, ये आए तो मत जाने देना। क्लियर है? फिर आते हैं मतलब जिनके के सर बहुत पैसे लगते हैं, वो आरोग्य में क्या है, उसमें फिर वो गिन गिन के जाने देता है कि मिनरल्स भी एक दिन में एक आदमी को कितना चाहिए, 100 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम की। ठीक है, 100 माइक्रोग्राम चला जाए उसके बाद नहीं जाने देना। क्लियर है? बस ये फिर नौटंकी शुरू है। फिर नौटंकी, फिर इसमें कोई तांबा लगा देगा, कोई यूवी लाइट लगा देगा, वो उसके अलग अलग खेल, अलग अलग क्या। छोड़, तेरे बड़ी बात है, तेरे बस की बात नहीं, छोड़ इन बातों को, कुछ नहीं रखा इनमें, तो बस यहाँ तक रहे। बोलो कोई दिक्कत है? अब आपसे क्वेश्चन है कि सर अगर मैं इधर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाता तो क्या
पानी इधर से फट के बाहर चली जाती क्या? मैं अगर रोकता नहीं तो क्या सारा पानी अपने आप चला जाता उधर? मैं नहीं, तो नहीं रोकता तब भी रुकता। कि सर कैसे? कि शुरुआत में इधर 5 एटीएम था, मैंने जैसे इधर 5 का कितना हो गया? 3 क्या हो गया? ये तो मैंने लगाया, अगर मैं नहीं लगाता तो सॉल्वेंट इधर आता, सॉल्वेंट इधर आता तो पानी इधर ऊपर उठता, पानी इधर है तो पानी इधर ऊपर उठता तो कोई ना कोई एच हाइट तक उठता, और किसी पानी लिक्विड का एच हाइट पे जाने पर वो क्या लगाता है? प्रेशर क्या लगाता है? और वो प्रेशर कितना होता है? रो जी एच। रो क्या है बेटा? डेंसिटी। जी क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर पर सेकेंड। एच किस में लेनी है? मीटर में। किस में लेनी है? और रो किस में लेना है? डेंसिटी किस में लोगे? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? केजी। तो डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में लोगे, लीटर मीटर में नहीं, केजी पर मीटर क्यूब में। जी आपका है, एच है, रख के सोल्व करोगे क्या आ जाएगा? पाई। आज तक इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन पूछ लेगा। पाई इक्वल टू रो जी एच। पाई इक्वल टू, पाई क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर। पाई क्या है? क्या सबको समझ में आया बेटा? तो पाई इक्वल टू क्या है? रो जी एच। और पाई किस में आएगा? पास्कल में, क्योंकि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल, ना कि एटीएम, ना कि। क्या बात समझ में आई बेटा? फिर हम एक फॉर्मूला यूज और करते हैं, वो है पाई इक्वल टू सीआरटी। पाई इक्वल टू, पाई इक्वल टू सीआरटी क्या है बेटा? ध्यान से, पाई क्या है? एटीएम। पाई क्या है? प्रेशर एटीएम में आएगा। ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, पीवी इक्वल टू नाटी जानते हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पी इक्वल टू एनवीआरटी। तो पी इक्वल टू क्या आ गया? सीआरटी। पी इक्वल टू, पी क्या है? एटीएम। पी, पाई किस में? एटीएम में। कंसेंट्रेशन किस में लेनी है? मोल पर लीटर में। मोल पर है, किसी और यूनिट में नहीं लेनी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 1/12 ले सकते हो, या फिर 0.0821। इंटीजर क्वेश्चन है तो 0.0821 ही लोगे, एग्जैक्ट लाना है तो 1/12 अप्रोक्स है, 1/12 है, या फिर एग्जामिनर जो दे वही लेनी है, वही। और टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में ही लेना है। किस में लेना है? अब इससे जो फॉर्मूले में पाई आएगा वो एटीएम है। क्या है बेटा? ये तो हमारा जोड़ जुगाड़ फॉर्मूला है। अब कंसेंट्रेशन किसकी लेनी है? क्योंकि जो मैंने पढ़ाया उसमें तो इधर तो कंसेंट्रेशन थी नहीं, सिर्फ इधर ही कंसेंट्रेशन थी। अरे बोलो, अब किस तरह अगर दोनों तरफ सोल्यूट मिला दे, एक तरफ ज्यादा एक तरफ है कम, तो किसकी लेनी है? तो किसकी लेनी है? तो हमारा फॉर्मूला होगा पाई नेट इक्वल टू सी लार्जर माइनस सी स्मॉलर। क्लियर है? बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना, तो नेट कंसेंट्रेशन आएगी। क्या आएगी? तो नेट कंसेंट्रेशन कैसे आएगी बेटा? सी बड़े माइनस सी छोटा, सी बड़ा माइनस सी, और दोनों में से एक ही करना। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में होगा, एक में होगा एक में नहीं होगा, तब तो कोई दिक्कत। अगर दोनों में आ जाए तो सी बड़ा माइनस सी छोटा, अपना फॉर्मूला ये, तो हमें नेट कंसेंट्रेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इफ वी एड सोल्यूट इन बोथ कंपार्टमेंट देन पाई क्या होगा? सी लार्जर माइनस सी स्मॉलर आरटी। क्या बात समझ में आई बेटा? अरे हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत? अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान समझना। कहता है कि आपके पास एक चेंबर है, क्या है बेटा? एक इस तरह से, इधर एक कंटेनर रखा हुआ है, उसमें सॉल्यूशन है, उसमें क्या है? इधर एक कंटेनर रखा हुआ है, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट है। सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट। कुछ देर बाद में अगर इन दोनों ऊपर से पूरा बंद कर दिया तो बताओ क्या होगा? तो आपको पता है ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट यहां से उड़ेगा बेटा। अरे बोलो, जबकि सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। कौन सा सोल्यूट है? तो जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा? वो कम उड़ेगा। वो क्या उड़ेगा? और अगर वो कम उड़ेगा तो इधर ये सॉल्वेंट ज्यादा उड़ेगा, तो सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है तो क्या वेपर इधर से इधर आएंगी, और इसका प्रेशर ज्यादा है तो वेपर इधर आके क्या होंगी? कंडेंस क्या होंगी? तो धीरे धीरे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा, तो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा बेटा? डाइल्यूट। क्या होता जाएगा? तो जितना सॉल्वेंट उड़ेगा उतना ये क्या होता जाएगा? डाइल्यूट। क्या समझ में आया बेटा? क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है? कम। ये 4 एटीएम पे उड़ा, ये इधर से उड़ा 10 एटीएम पे, जिसका प्रेशर ज्यादा है, जिसका प्रेशर ज्यादा वो दूसरे को दबाएगा। अरे बोलो, तो इधर प्रेशर ज्यादा तो गैस इधर आके क्या होने लग जाएगी? कंडेंस क्या होने लग जाएगी। क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो बे। अब जो हमने सब सारे फॉर्मूले पढ़े, इन फॉर्मूले में एक छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? छोटी सी चिन्नी सी दिक्कत है। क्या? कि हमने जो सोल्यूट डाले, हमने कहा वो नंबर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं पानी में NaCl 1 मोल डालू, कितना मोल डालू? तो पानी में एक Na और एक Cl दो में टूटता है, तो कितने मोल हो गए? एक इसका और एक इसका, 2 मोल हो गए। मैंने ये पेन है, एक है, पानी में डाला, इसके 2 टुकड़े हो गए, तो पानी में सोल्यूट का आपसे नंबर गिनने की बात हुई थी ना आपकी, तो नंबर 1 है कि 2 है? नंबर तो नंबर है।
अरे बोलो, आपकी बात हुई थी नंबर की, किसकी बात हुई थी? नंबर की। तो अगर आप तोड़ के डालो तो नंबर ज्यादा है, तोड़ के डालो तो किस नंबर से आपका क्या मतलब? मैं तुमने यही तो कहा था सरफेस पे कितने आते हैं। सरफेस पे आप गेहूं लो इतने से और पानी में डाल दो, सरफेस पे देखो कितना कवर होता है, और आप गेहूं का आटा लो, पूरा सरफेस को कवर कर देगा। अरे बोलो, तो इसका मतलब अगर कोई चीज टूटेगी तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, और आपने कहीं तो इधर डिफाइन ही नहीं किया। NaCl को पानी में डालें तो आपने तो कहा एक, और पानी में कितने? आपने Al2SO4 डालू तो 3 तो SO4 और 2 एल्यूमिनियम, आपने डाला एक, सॉल्यूशन में कितने? 5। सॉल्यूट के नंबर में आपके एरर है कि नहीं? इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। क्या बोलते हैं? इसी को सोल्व करने के लिए बंदा है, उसका नाम था वॉन टॉप। क्या नाम था? और उसने हमें बताया वॉन टॉप फैक्टर आयोटा। वॉन टॉप फैक्टर है, क्या होता है आयोटा? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव, कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंट से निकली और जो थ्योरेटिकल निकली, उन दोनों का रेशियो लो। उन दोनों का रेशियो लोगे तो वो डिफरेंस आएगा जो आपने गलती की है, जो आपने क्या की है। अब गलती किस में है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? मोल पे। किस पे करती है? तो गलती कहां हो रही है? सोल्यूट के मोल में। कहां गलती हो रही है? अरे कहां गलती हो रही है? सोल्यूट के मोल में। तो सोल्यूट के मोल में गलती हो रही है तो हमें सोल्यूट के मोल को सुधारना पड़ेगा। किस सुधारना पड़ेगा? तो अपन क्या लिखेंगे? आयोटा इक्वल टू, ये जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सोल्यूट के मोल में दिक्कत है तो हम लिखेंगे एन एक्सपेरिमेंटल सोल्यूट का मोल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। अरे बोलो, तो समझ में आया बेटा? अगर हमें एक्सपेरिमेंटली मोल पता है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मोल, डिवाइड बाय। तो अब मुझे पता है कि एक्सपेरिमेंटली मोल क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल वेट डिवाइड बाय मोलर मास एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल क्या होगा? थ्योरेटिकल वेट अपॉन मोलर मास है थ्योरेटिकल। अब मुझे पता मास तो कंजर्वेशन को फॉलो करता है, मास तो कभी चेंज होता ही, मास तो फिक्स है, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो चाहे थ्योरेटिकल, मास बदलता। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल मास तो कट जाएंगे। तो आयोटा क्या आएगा बेटा? ये देखो, थ्योरेटिकल मोलर मास ऊपर जाएगा, एक्सपेरिमेंटल नीचे आएगा, तो आयोटा इक्वल टू क्या आएगा? m थ्योरेटिकल अपॉन m है। इस तरह तो उल्टा आ गया, उल्टा आना ही था। तुझे पता है मोल एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय मोल है थ्योरेटिकल। मोल और मोलर मास क्या होते हैं? इनवर्सली। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, अब मोल एक्सपेरिमेंटल अपॉन मोल थ्योरेटिकल, तो मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन है एक्सपेरिमेंटल। अब किसी पढ़े लिखे ने कहा कि थ्योरेटिकल को बोलो नॉर्मल। क्या बोलो? नॉर्मल मोलर मास। और एक्सपेरिमेंटल हो क्या बोलो? तो फॉर्मूला हो गया m नॉर्मल अपॉन m है, m नॉर्मल अपॉन m है, m नॉर्मल अपॉन m है। क्या बात समझ में है बेटा? m नॉर्मल अपॉन m है, m नॉर्मल अपॉन m है। क्या बात समझ में? इसी को हमने क्या नाम दे दिया? आयोटा। तो मोस्ट ऑफ टाइम तो क्वेश्चन में आपको आयोटा दिया होता है, नॉर्मल मोलर मास दिया होता है, जैसे कहते हैं CH3COH है और इसका आयोटा दिया हुआ है 1.2, तो कहता है इसका अब नॉर्मल मोलर मास निकालो। तो क्या नॉर्मल मोलर मास तुम इसे सीधा निकाल लोगे? कितना आएगा? 60। आयोटा दिया हुआ तो अब नॉर्मल निकाल लोगे, अब नॉर्मल आयोटा दिया तो नॉर्मल निकाल लोगे, नॉर्मल अब नॉर्मल दिया तो क्या निकाल लोगे? आयोटा। अरे बोलो, अरे हाँ ना बोलो बे। अब जो हमारे फॉर्मूले है क्या है बेटा? सारे सारे उन फॉर्मूलों में दिक्कत है। उन फॉर्मूलों में क्या है? दिक्कत। सबको सुधारना है। तो जितने अपने फॉर्मूले थे, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन ए, पी नोट ए डेल्टा टी बी डेल्टा टी ए पाई, इन सबको हमने सुधारा। इन सबको हमने, तो हम जो हमारा फॉर्मूला था उसके नाम के आगे क्या लिख दिया? आयोटा। इसलिए हम तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया। इसके भी आगे क्या लगा दिया? आयोटा। इसके भी आगे क्या लगा दिया? आयोटा। तो जैसे हमने इनके फॉर्मूलों के आगे आयोटा लिखा, ये सारे फॉर्मूले क्या हो गए? एकदम सही, एकदम है। लेकिन ये फॉर्मूला अब भी थोड़ा थोड़ा गलत है, अब भी थोड़ा थोड़ा गलत है, क्योंकि जो एक्स बी होता है वो क्या होता है बेटा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो आयोटा तो आपने किसके आगे लिखना है? सोल्यूट के मोल के आगे तो लिखना है। तो क्या आयोटा यहां पर भी लिखा जाएगा? आयोटा यहां पर भी लिखा जाएगा, क्योंकि दो बार मोल है ना। कि सर इसमें एक ही बार क्यों? इसमें मोल आपके फॉर्मूला लिखो एन बी एक ही बार है, तो आपने आयोटा एन बी तो किया है। अरे बोलो, तो यहाँ पे आयोटा एन बी और आयोटा एन बी कितनी बार आएंगे? तो इस फॉर्मूले में एन बी दो बार है, आप फॉर्मूला लिखते हो एन बी अपॉन एन ए प्लस ए। तो डाइल्यूट वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नीचे वाला एन बी क्या हो जाता है? इग्नोर क्या हो जाता है? लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं हुआ तो क्या नीचे वाला आयोटा इग्नोर होगा क्या? सर नीचे वाला आयोटा इग्नोर है। अरे बोलो बे, समझ में आया क्या? पक्का? चलो जी, अब सबसे पहले आयोटा निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले आयोटा है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए बात करें बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए बात करें? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयोटा क्या होता है? आयोटा ऑलवेज इक्वल टू 1। आयोटा हमेशा कितना होता है? 1। आयोटा हमेशा कितना होता है? 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयोटा हमेशा कितना होता है? 1। आयोटा कितना होता है? 1।
तो जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, यूरिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, सारे कार्बोहाइड्रेट है। कि सर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? ऐसी चीज जो पानी में टूटती नहीं, जो टूटती उन्हें बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की आयोटा कितना है? 1। जो पानी में टूटते नहीं उसे क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की आयोटा कितना होता है? 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो टूटता नहीं है, जो टूटता नहीं है, जो टूटता। इनके लिए आयोटा हमेशा कितना होता है? 1। आयोटा हमेशा कितना होता है? 1। क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो। तो ये पानी में टूटते नहीं, तो एग्जाम में लिखा जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो इनका आयोटा हमेशा कितना होगा? 1। और अगर आयोटा 1 हुआ तो मतलब सारे फॉर्मूले जो हम पढ़ के आए थे वो सारे सही हैं, वो सारे। अरे बोलो। मतलब इनके अब नॉर्मल मोलर मास में कोई एरर है नहीं है। नेक्स्ट है आयोटा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अपने आयंस में टूट जाए, जो अपने आयंस में टूट जाए, तो इन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% टूट जाए, 100% है, तो इनके लिए आयोटा क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ है। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? कि जब तक कहा ना जाए सारे साल्ट, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मैं तुम्हें पूछूं NaCl, जब पानी में NaCl को डालूं तो आयोटा कितना आएगा? एक NaCl कितना आएगा? 2। Al2SO4 के होल्ट्राइज के लिए 5, H2SO4 के लिए 3, K2SO4 के लिए 3, क्योंकि 2 पोटेशियम 1 SO4। SO4 नहीं टूटेगा। आयन कौन टूटता है? बॉन्ड आयंस में। मेटल नॉन मेटल, मेटल है। HCl कितने में टूटेगा? 2 में। इसको डालूं तो देखो 2 तो एल्यूमिनियम, 2 सोडियम, कितने हो गए? 4। 3 और 1 4 SO4, तो कितने हो गए? 8। अरे बोलो। इसके लिए 2 सोडियम 1 SO4 और H2 होगा। अब H2 क्या टूटेगा? H2 तो खुद सॉल्वेंट है। पानी में पानी क्या पानी तो ये तो आयन ही नहीं है, आयन तो ये तो खुद सॉल्वेंट का ही पार्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका? 3। अरे बोलो। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड तुम सब लोगों ने पढ़ रखा है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं ऐसे, वो क्या होता है? उसमें एक डब्बा होता है। क्या होता है? डब्बे के बाहर एक चीज होती है, उसे बोलते हैं काउंटराइन। तो काउंटराइन तो आगे लिखा होता है या पीछे? ये डब्बा नहीं टूटता है, डब्बा। तो जैसे मैं इसको डालूंगा तो एक तो डब्बा, 3 पोटेशियम, कितने हो गए? 4। इसको डालूंगा तो एक डब्बा, 2 क्लोरीन, कितने हो गए? 3। इसको डालूं तो एक डब्बा। अरे बोलो। अब आता आयोटा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयोटा फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो 100% डिसोसिएट नहीं होते, जो 100% डिसोसिएट है। तो दोज पार्टिसिपेट इन ए डिसोसिएशन, दोज पार्टिसिपेशन इन डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिसिपेट, क्या लिखा है? पार्ट्स, अच्छा, या पार्ट्स, ये क्या लिखा है? दो पार्टिसिपेट इन दिस, कुछ गलत लिख दिया होगा, नीचे वाला पढ़ लो तुम। वीक इलेक्ट्रोलाइट इज पार्शली डिसोसिएट इन देयर आयंस। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। कैसे होते हैं? पार्शली मतलब कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है, कुछ पार्ट क्या होता है? डिसोसिएट। जैसे फाइंड आउट आयोटा फॉर Na2SO4, फाइंड आउट आयोटा फॉर ए। अल्फा कितना दिया हुआ है? 40%। अल्फा कितना दिया हुआ है? कि सर मैं कैसे समझूंगा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? मैं जैसे क्वेश्चन में अल्फा आ जाए, अल्फा का मतलब होता है पर मोल कितना डिसोसिएशन, पर मोल है। तो क्वेश्चन में लिखा जाए अल्फा 40%, मतलब अल्फा नाम आते हैं समझ जाओ पर मोल। क्या है बेटा? क्या है बेटा? पर मोल। अल्फा लिखा है इसका मतलब क्या है? पर मोल। अल्फा लिखा है मतलब है। तो हमें कहा फाइंड आउट आयोटा ऑफ Na2SO4। तो Na2SO4 किसमें टूटेगा बेटा? क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इसको अपन आगे कल पढ़ते हैं। क्लियर है? अरे बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इससे अच्छे से तैयार करके आओ। इसका थोड़ा सा बचा, वैसे तो आज भी ले सकते हैं, लेकिन अब कल न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे और थोड़ा लंबा भी है, तो तेजी में भी अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो कल इस आयोटा के बचे हुए पार्ट को और कोलिगेटिव के जितने एग्जाम्पल्स है वो कल हटा देंगे, कल कोलिगेटिव हो जाएगा। ठीक है? सब आएंगे?